हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जो बैंक ऑडिट का सेकंड क्लास हो गया था, अब आज हमारा थर्ड क्लास है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेकंड थर्ड क्लास है, इससे इसको देखने से पहले आप सेकंड क्लास देख के आएंगे। मैं सेकंड क्लास का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप सेकंड क्लास देखकर तभी थर्ड क्लास में आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। So, accounts regularized near the balance sheet date. Account regularized near the balance sheet date. ये क्या कहता है? अगर एक साल के अंदर कहीं पर भी अगर एक साल के अंदर और किसी भी मतलब 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हो गए, कोई भी लोन का अमाउंट ड्यू डेट में नहीं आया, तो जो बैलेंस शीट डेट है उसको ठीक पहले ही वो जो बैलेंस जो लोन अमाउंट इंस्टॉलमेंट वो आ गया। देखिए, एक बैंक है, वो एक लोन दिया है, मान लीजिए मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स डिफॉल्ट हो गया है, एक साल का हो गया है उसका डिफॉल्ट। मान लीजिए एक साल का हो गया। जब बैंक का जब बैलेंस शीट क्लोज होगा, एंड ऑफ द डे जब क्लोज होगा, तभी उसका क्या है, पैसा आ जाता है अकाउंट में। ये तो गलत बात है ना। ऑडिटर को तो शक होगा कि कि साल भर पैसा नहीं आया, तो इसी डेट से कहाँ से पैसा आ गया। ये तो डाउट हो जाएगा ऑडिटर को। सो उसके ऊपर ऑडिटर क्या करेगा, the asset classification of borrower accounts where a solitary or a few credits are recorded before the balance sheet date should be handled with care and without scope of subjectivity where the accounts indicates inherent weakness on the basis of data available। ये जो आ गया, जो पैसा आ गया वो एनपीए है, वो एनपीए है। ठीक है, वो एनपीए है। मान लीजिए वो जो पैसा आया है, अगर इसको जो बैंक के मैनेजमेंट है वो कुछ ऐसा ही मतलब कुछ ऐसा ही वो अकाउंट्स को ऐसा ही मैनेज किए हैं कि हैंडल किए हैं विथ केयर। सो ऑडिटर को पता नहीं चलेगा कि ये एनपीए होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑडिटर को ध्यान से काम लेना चाहिए। उसके बाद आता है गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस। गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस where the guarantee is not invoked, repudiated, would be classified as a standard asset but regarded as NPA for the income recognition purpose। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट गारंटी देता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है, गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड, repudiated, would be classified as a standard asset। अगर जो जो गारंटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गारंटी दिए हुए है, अगर वो इन्वोक नहीं हुए तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो तो स्टैंडर्ड एसेट में आएगा। अगर वो इन्वोक नहीं हुए तो स्टैंडर्ड एसेट आ जाएगा। बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन, अगर पैसा नहीं मिला है तो उसको जो इनकम रिकॉग्निशन के लिए जो कैश बेसिस पर इनकम रिकॉग्निशन होता है, उसको वो इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस पर होगा। एनपीए में कैश बेसिस पर होगा, तो वो एनपीए ही माना जाएगा इनकम रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, the situation would be different in the if the advance is guaranteed by state government, for the advance is not considered as NPA if it remains overdue for more than 90 days or both provisioning and income recognition purpose। ऐसा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ है तो अगर वो ओवरड्यू 90 डेज से ओवरड्यू हो जाता है, तो प्रोविजनिंग के लिए तो वो एनपीए माना जाएगा, और इनकम रिकॉग्निशन के लिए भी वो एनपीए माना जाएगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है गारंटी, तो क्या होगा, प्रोविजन के लिए स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा और इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए माना जाएगा। ठीक है, एडवांस अंडर कंसोर्टियम। एडवांस अंडर कंसोर्टियम क्या है? देखिए, एडवांस अंडर कंसोर्टियम
मतलब ये है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, इसको कितना पैसा चाहिए, मान लीजिए 100 करोड़, 100 करोड़ का इसको लोन चाहिए। ठीक है, ये है बैंक, बैंक ए, यहाँ पर है बैंक बी। तो XYZ लिमिटेड है, इसको चाहिए क्या, 100 करोड़ का लोन चाहिए। वो कहाँ जाता है, बैंक ए के पास जाता है। ये देखेगा ये तो ज्यादा अमाउंट है, सो ये क्या करेगा, ये 2-3 बैंक से बांट लेगा। ये जो रिस्क है 100 करोड़ का जो रिस्क है वो 2-3 बैंक से बांट लेगा। बैंक सी, बैंक डी, बैंक ई, बैंक एफ, ये 6 बैंक से ये 100 करोड़ को बांट देगा। सो बैंक 100 करोड़ को 6 बैंक से बांट देगा। ये जो है XYZ लिमिटेड ये सबसे पैसा लेगा। ठीक है, लोन सबसे लेगा। तो जो भी 100 करोड़ का जो भी परसेंटेज ज्यादा देगा वो इस यहाँ पर लीड बैंक होगा, और वो जो XYZ लिमिटेड इसको ही पैसा देगा। मान लीजिए ये दे दिया 40%, ये दे दिया 40%, बाकी रहता है कितना, ये दे दिया 50%, और सब मिलकर 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, ये 5 मिलकर 10%, 10% देकर 60%, 50, 100% हो गया। सो यहाँ पर लीड बैंक कौन है, बैंक ए, ये लीड बैंक है। कंसोर्टियम का मतलब है बांट लेना, रिस्क को बांट लेना, आपस में रिस्क को बांट लेना। ठीक है, ये जो रिस्क है ये आपस में बांट दिया जाएगा, और ये जो 100 करोड़ का जो लोन है वो जो ज्यादा परसेंटेज लोन देगा वो लीड बैंक होगा। और वो जब पैसा देगा तब, ये जब इंस्टॉलमेंट देगा तब ये लीड बैंक सबको बराबर बराबर से बांटेगा। तो जब ये नहीं देगा, कोई और बैंक को जब ये नहीं देगा तो वहां पर वो NPA हो जाएगा। उसी बैंक के लिए वो लोन NPA हो जाएगा। ठीक है, चलिए बुक की वर्डिंग देख लेते हैं, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। Consortium advance means advancing loan to borrower by 2 or more banks jointly by forming a consortium. Jointly लोन देने के लिए उनको consortium बोला जाता है। Joint appraisal, control and monitoring will facilitate for exchange of valuable information among the banks. Usually, a bank with a higher share will lead the consortium. जो बैंक का शेयर हाई होगा वो लीड करेगा उसी बैंक को, उसी जो लोन को वो लीड करेगा। ठीक है, consortium advances should be based on the record of recovery of the respective individual member banks and other aspect having a bearing on the recoverability of the advance. Consortium advances should be based on a record of, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो उनके रिकवरेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे एडवांस दे रहे हैं और कैसे वो रिकवर करते हैं। For the remittance by the borrower under the consortium lending arrangement are pooled with one bank, and or where the bank receiving remittance is not parting with the share of other member banks, the account should be treated as not serviced in the books of the other members bank and therefore an NPA। ठीक है, वो बोला जाता है कि जो लीड बैंक है अगर वो जो जो पैसा लिया था, मान लीजिए XYZ लिमिटेड जो पैसा लोन लिया था वो टाइम पे लोन दे दिया है, टाइम पे इंस्टॉलमेंट दे दिया, किसको दे दिया, लीड बैंक को दे दिया। अगर वो लीड बैंक उन्हीं जो अदर मेंबर बैंक है उनसे तो अगर वो पार्टीशन नहीं करेगा तो वो बैंक क्या कर लेगा, तो उस लोन को वो NPA डिक्लेरेशन कर देंगे। ठीक है, द बैंक पार्टिसिपेटिंग इन द कंसोर्टियम देयरफॉर नीड टू अरेंज टू गेट देयर share of recovery transferred from the lead bank or to get express consent from the lead bank for the transfer of their share of recovery
टू एंश्योर प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन इन देयर रेस्पेक्टिव बुक्स। ठीक है, वो क्या बोला जाता है कि जो बैंक से पार्टिसिपेट करते हैं, जो बैंक कंसोर्टियम पार्टिसिपेंट नीड आर टू गेट देयर शेयर ऑफ रिकवरी ट्रांसफर फ्रॉम द लीड बैंक। वो अरेंजमेंट करते हैं कि कैसा हमारा पैसा हम रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, टू गेट एन एक्सप्रेस कंसेंट फ्रॉम द लीड बैंक टू द ट्रांसफर, वो जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर का जो अमाउंट करेगा, कौन करेगा, जो जो बैलेंस ट्रांसफर करेगा, उसके लिए क्या क्या मतलब क्या कंसेंट होगा, लीड बैंक से कैसा पैसा आएगा, कैसे वो रिकवर करेगा, और उसका एसेट क्लासिफिकेशन सब। मान लीजिए वो जो लीड बैंक क्या करेगा, पैसा देगा किसको, लीड बैंक पैसा देगा बोरोयर को, बोरोयर उसको क्या देगा, उसको डेब्टर रिपोर्ट और करंट एसेट का रिपोर्ट वो देगा। जो करंट एसेट का रिपोर्ट वो देगा, स्टॉक रिपोर्ट देगा, जो स्टॉक रिपोर्ट देगा किसको, लीड बैंक को देगा। लीड बैंक उसको क्या करेगा, उसको जो अदर बैंक मेंबर है उनके साथ शेयर करेगा, और वो क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट रेस्पेक्टिव बुक्स और सबका बुक में प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन इन देयर रेस्पेक्टिव बुक। जो बैंक है उनके अलग अलग इंडिविजुअल बुक में वो जो एसेट है उनको प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हाँ, the lead bank would be responsible for computing the drawing power of the borrower and allocate the same to the member banks। लीड बैंक क्या करेगा, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन करेगा, किसका, बोरोयर का ड्राइंग पावर कैलकुलेशन करेगा, और वो उसको क्या करेगा कि वो जो बोरोयर है उसका ड्राइंग पावर कितना है, वो कितना ले सकता है। ठीक है, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन करके उनको सैंक्शन लिमिट दे देगा, और वो देने के बाद उसको किसके साथ शेयर करेगा, मेंबर बैंक के साथ वो शेयर कर देगा, मेंबर बैंक के साथ शेयर कर देगा। इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बोरोयर द लीड बैंक में अलॉट अ हायर और लोअर शेयर ऑफ ड्राइंग पावर। अगर बोरोयर रिक्वेस्ट करेगा तो जो लीड बैंक है वो आइदर वो हायर हायर ड्राइंग पावर लगा सकता है, लोअर ड्राइंग पावर भी लगा सकता है, drawing power to the member bank is against their share of advance। The performance DP allocation letter is presented here and ये एक क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है accounts where there is erosion in the value of a security frauds committed by borrower। देखिए ये क्या कहता है, अगर आप जो सिक्योरिटी दिए हो, बैंक को जो सिक्योरिटी दिए हो, अगर उसका मार्केट वैल्यू 50% से कम हो गया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से उसको क्या अपन कर देंगे, उसको डाउटफुल डिक्लेरेशन कर देगा। बैंक देखेगा जो भी बोरोयर पैसा लिया है उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी दिया है, और अगर उसका रियलाइजेबल वैल्यू, अगर उसी सिक्योरिटी का रियलाइजेबल वैल्यू 50% से कम हो गया तो बैंक क्या करेगा, उसी जो अकाउंट का लोन का है, जो अकाउंट का है उसको वो क्या करेगा, डाउटफुल डिक्लेरेशन कर देगा। ठीक है, अगर उसी एसेट का, उसी सिक्योरिटी का अगर रियलाइजेबल वैल्यू 10% से नीचे आ गया, अगर 10% से नीचे आ गया तो उसको बैंक क्या करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस एसेट डिक्लेरेशन करता है। ठीक है, बुक में देख लेते हैं। एरोजन मीन्स ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिमिनिशन ऑफ समथिंग। एरोजन मीन्स ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नॉट प्रूडेंट टू फॉलो स्टेज ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, इट शुड बी स्ट्रेट अवे classified as doubtful or loss asset as appropriate as follow। Erosion in the value of a security can be reckoned as significant when the realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank accepted by RBI at the time of last inspection, as the case may be। Such NPA may be straight away classified as a doubtful category। अगर आरबीआई के जो लास्ट इंस्पेक्शन होगा, अगर उसी हिसाब से अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस देन 50% हो गया तो उसी सिक्योरिटी को क्या कर देगा, डाउटफुल कैटेगरी में डाल देगा।
ठीक है। और उसी डाउटफुल के लिए जो प्रोविजन बनाना है वो बैंक बना लेगा, ठीक है। इफ द रियल एजुअल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक और अप्रूव्ड वैल्यूअर और आरबीआई इज लेस देन 10%, अगर उसी सिक्योरिटी का वैल्यू अगर 10% से कम हो गया तो क्या करेगा, आउटस्टैंडिंग in the borrower accounts the existence of security should be ignored and the assets should be straight away classified as a loss asset, उसी asset को loss asset classified किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईवीपी, ठीक है। टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग स्कीम, केवीपी क्या हो गया, किसान विकास पत्र, आईवीपी इंदिरा गांधी विकास पत्र, ठीक है। आईवीपी, आईवीपी का मतलब याद नहीं, किसान के केबीसी का, केवीपी का किसान विकास पत्र, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एनएससी इज एलिजिबल फॉर सरेंडर। एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एनएससी एलिजिबल फॉर सरेंडर केवीपी एंड लाइफ पॉलिसी नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए एज अपर एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स, ठीक है। ये जो डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट हो गया कि एनएससी हो गया, केवीपी हो गया, ये सब अगर ये आपके पास है, अगर इसको बैंक में गिरवी रखकर अगर आप पैसे लाए हो, तो अगर आप पैसे नहीं दिए हो तो ये आपका कभी एनपीए नहीं होगा, क्योंकि ये इसके लिए एडिक्वेट मार्जिन देता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल एडवांस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज, एग्रीकल्चर जो एडवांस दिए हुए हैं वो नेचुरल कैलामिटी के जो हिसाब से क्या अफेक्ट होगा, ठीक है। मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई डील्स एलाबोरेटली विथ द क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन इश्यूज ड्यू टू impairment caused by natural calamities. Banks may decide on their own relief measures, conversion of the short-term production loan into term loan or resettlement of a repayment period, and sanctioning of a fresh short-term loan subject to guidelines contained in RBI latest master circular on prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances। क्या बोलता है, अगर आपको, आप किसान हो, आपको खेती करने के लिए कुछ लोन दिया गया है, अगर आपका खेती अगर वो फ्लड से नष्ट हो गया, आपका खेती जो किए थे अगर वो फ्लड से नष्ट हो गया, तो आप तो जो आपका जो लोन लिए थे लाए थे वो तो आप अगर आप तो वो इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाओगे, तो बैंक क्या करेगा, अगर किसान लोग जो खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो एडवांस लिए हैं अगर वो नहीं चुका पाए, तो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि ये लो और भी लो और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लो, फिर से और एक बार करो। नेचुरल कैलामिटी के लिए अगर हो गया तो वो बोलेगा कि और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लो और फिर से एग्रीकल्चर करो और धीरे धीरे वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बैंक क्या करेगा, बैंक्स में डिसाइड ऑन देयर ओन रिलीफ, बैंक डिसाइड करेगा कन्वर्सन ऑफ द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन इनटू टर्म लोन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन को बैंक डिसाइड करेगा कि जो शॉर्ट अगर कैलामिटी आ गया, बैंक डिसाइड करेगा तो किसान लोग तो नहीं दे पाएंगे, वो क्या करेगा कि शॉर्ट टर्म का चाहेगा तो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म भी कर पाएगा, और रीशेड्यूलमेंट ऑफ द रीपेमेंट पीरियड, और जो रीपेमेंट पीरियड 1 साल था कि 2 साल था उसको बढ़ाकर 3 साल की 3.5 साल वो कर देगा, रिपेमेंट पीरियड को रीशेड्यूल कर देगा, एंड सैंक्शनिंग ए फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन। और मैंने अभी जो क्या था कहा था, सैंक्शनिंग ए फ्रेश टर्म लोन और एक फ्रेश टर्म लोन भी सैंक्शन कर पाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन कंटेंट आरबीआई। वो क्या करेगा, जो भी करेगा आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो रिपेमेंट पीरियड है उनको कुछ नेगोशिएशन कर देगा, रिसेटलमेंट कर देगा, और एक शॉर्ट टर्म लोन को टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन को टर्म लोन कर देगा, और कुछ फ्रेश लोन क्या करेगा, अप्लाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांस टू स्टाफ।
क्या बोला जाता है एडवांस टू स्टाफ में? देखिए, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांस जैसे बैंकर शुड बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ एडवांस टू एडवांस पोर्टफोलियो फॉर द ऑफ द बैंक। जैसा ही इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ जैसे जो बैंक जैसे लोन देता है किसे, अदर लोग को जैसे देता है, ऐसे ही इनको भी स्टाफ लोग को भी लोन देता है, उनको भी वो पोर्टफोलियो में इंक्लूड करता है। ठीक है। In the case housing loan or similar advance granted of staff members where interest is payable after recovery of a principal, जहाँ पर जो हाउसिंग लोन देता है, अगर वो उसी तरह के सिमिलर कुछ ऐसा लोन है जो कि स्टाफ लोग को दिया जाता है, जो कि स्टाफ लोग को दिया जाता है, वो क्या होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो कब रिपेबल होगा, पेबल होगा, आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आफ्टर प्रिंसिपल, अगर पहले लोन ले लिए, पहले प्रिंसिपल पेमेंट कर देंगे और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज ओवर ड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। ठीक है। इंटरेस्ट नीड नॉट बी, इंटरेस्ट को एनपीए माना नहीं जाएगा फर्स्ट क्वार्टर से जो इंटरेस्ट को एनपीए नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका जो ड्यू डेट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करने के बाद ही आता है उनका ड्यू डेट। Such loans or advances should be classified as NPA only when there is a default in repayment of installment of principal or payment of interest on the respective due date। उनको एनपीए कब माना जाएगा? जब इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उनका जो ड्यू डेट है, अगर वो ड्यू डेट में नहीं देते हैं तो भी उनको एनपीए माना जाएगा। ठीक है। एक मिस्टर एक्स लोन ले लिया, जो कि XYZ में बैंक में सर्विस कर जॉब करता है, वो स्टाफ हो गया। अगर वो कुछ लोन लेता है, ठीक है, अगर वो कुछ लोन लेता है, उसको पहले क्वार्टर में उसको एनपीए नहीं माना जाएगा अगर वो इंटरेस्ट नहीं देता है तो। ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं देता है पहला क्वार्टर, मतलब 90 डेज में एनपीए माना जाएगा। अगर वो 90 डेज में इंटरेस्ट नहीं पे करता है तो उनको एनपीए माना नहीं जाएगा। पहले उनका प्रिंसिपल पेमेंट होगा, उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट है उसका ड्यू डेट आएगा। ठीक है। अगर पहले प्रिंसिपल दे देगा और उसके बाद इंटरेस्ट देगा। प्रिंसिपल जब ड्यू डेट में नहीं देता है तो वो एनपीए माना जाएगा, और इंटरेस्ट जब ड्यू डेट में नहीं देता है तो वो एनपीए माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल एडवांस। एग्रीकल्चरल एडवांस क्या आता है? देखिए, एज पर द गाइडलाइन एग्रीकल्चर एडवांस एज पर टू टाइप का एग्रीकल्चर, एक है लॉन्ग ड्यूरेशन और एक है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वुड बी क्रॉप्स with a crop season longer than 1 year, and crops which are not long duration crops would be treated as a short duration। जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है उसको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं, और जिसका लाइफ 1 साल से कम है तो उनको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कहा जाता है। पेडी, मेज, गेहूं, ये सब क्या हो गया? शॉर्ट ड्यूरेशन। मैंगो ट्री, उनको क्या बोला जाता है? मैंगो ट्री और इमली ट्री, ये सब क्या हो गया? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है। The following NPA norms would be apply agriculture advance। A loan granted for short duration crop will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop season। अगर जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, अगर वो 2 साल तक कंटिन्यूअसली 2 साल तक 2 क्रॉप सीजन अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उनको क्या किया जाता है? एनपीए क्लासिफाइड हो जाएगा। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में अगर वो एक ही सीजन का शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर 2 सीजन का हो गया, 2 सीजन का पेमेंट नहीं होता है तो उनको बोला जाता है क्या? एनपीए बोला जाता है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में अगर वो 1 क्रॉप सीजन का डिफॉल्ट होता है
तो उनको बोला जाता है एनपीए क्लासिफाई किया जाता है। A loan granted for short duration crop will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remain overdue for 2 crop season, and loan granted for long duration crop will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remain overdue for 1 crop season। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 1 crop season, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 2 crop season। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। Meaning, drawing power, generally addressed as a DP, is an important concept of cash credit. Drawing power cash credit facility availed from banks and financial institutions. Drawing power is the limit up to which the farm company can withdraw from the working capital limit sanctioned। ठीक है, ड्राइंग पावर मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है, जो बोरोयर है, उनके लिए बैंक कैलकुलेट करेगा कि ये बैंक को कितना लिमिट देना चाहिए। ठीक है, उनके वर्किंग कैपिटल को देखकर उनको कितना शॉर्ट टर्म लोन, जो ड्राइंग पावर होगा किसके लिए, वो शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट हो गए कि वो जो ओवरड्राफ्ट हो गए, ये सब उनको कितना ड्राइंग पावर उनको कितना दिया जाएगा। उसके बाद आता है डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट क्या है और जो ड्राइंग पावर क्या है। ड्राइंग पावर तो देख लिया और सैंक्शन लिमिट देखिए। सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर दैट बैंक कैन टेक ए पर्टिकुलर क्लाइंट फैसिलिटी like cash credit, overdraft, export banking credit, non-funded exposures। on the other hand, drawing power refers to the amount calculated based on primary security less margin। सैंक्शन लिमिट क्या होता है, तो टोटल एक्सपोजर दैट ए बैंक कैन टेक ऑन पर्टिकुलर क्लाइंट। एक क्लाइंट के लिए, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए वो कितना मनी दे पाएगा। सैंक्शन लिमिट वो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए वो कितना मनी दे पाएगा, कितना कैश क्रेडिट दे पाएगा, कितना ओवरड्राफ्ट उनके लिए दे पाएगा, कितना गारंटी दे पाएगा, वो है सैंक्शन लिमिट। और ड्राइंग पावर क्या है, ड्राइंग पावर है जो सिक्योरिटी आप दिए हो उसके अगेंस्ट में, जो वो सिक्योरिटी दिए हो उसके अगेंस्ट में कितना आपको वो लोन देगा। सिक्योरिटी उसका तो कुछ मार्जिन होगा ना, सिक्योरिटी लेस मार्जिन, जितना भी अमाउंट आएगा वो आपका जो ड्राइंग पावर हो गया। ठीक है, सिक्योरिटी लेस मार्जिन रेफर्स टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन ऑन पर्टिकुलर डेट। उसी डेट का जो सिक्योरिटी जितना है उसका रियलाइज्ड वैल्यू और लेस मार्जिन, वो आ जाएगा ड्राइंग पावर। उसके बाद आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या आएगा, all accounts should be kept within both the drawing power and the sanctioned limit at all times। ठीक है, all accounts should be kept within both drawing power and sanctioned limit at all time। all time, ऑलवेज जो भी अकाउंट वो किसी भी कोई भी बोरोयर को जब भी लोन दिया जाएगा, किसी जो ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर ही रहकर दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, the accounts which exceed the sanction limit or drawing power or are against unapproved security or otherwise irregular should be brought to the notice of the management head office regularly। अगर कोई भी अकाउंट इरेगुलरली ज्यादा हो गया, अगर कोई भी ज्यादा सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो गया, ड्राइंग पावर से ज्यादा हो गया, तो उनको क्या करेंगे, वो नोटिस करेंगे, मैनेजमेंट को नोटिस करेंगे, हेड ऑफिस को नोटिस करेंगे। और अगर कोई भी अकाउंट अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी से अगर उसको सैंक्शन लिमिट से ज्यादा अमाउंट अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक से ड्यूटी। बैंक का ड्यूटी क्या होगा, बैंक शुड एंश्योर दैट ड्रॉइंग्स इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय एडिक्वेसी ऑफ द करंट एसेट। क्या बोला जाता है, जो जब बैंक का ड्यूटी क्या है, वो देखेगा जो लोन देता है वर्किंग कैपिटल के लिए, जो भी लोन देता है, क्या वो उसके करंट एसेट से रिकवर हो पाएगा। एडिक्वेट करंट एसेट है क्या उसके पास, एडिक्वेट स्टॉक है क्या, एडिक्वेट डेटर है क्या उसके पास। उसको जब वर्किंग कैपिटल देगा, क्या उसके पास एडिक्वेट करंट एसेट है,
ड्राइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड एट बेस्ड ऑन करेंट स्टॉक स्टेटमेंट। ड्राइंग पावर कैसे आएगा? करेंट स्टॉक स्टेटमेंट से ड्राइंग पावर कैलकुलेशन होगा। हाउएवर, considering the difficulties of larger borrower, stock statement is relied upon by banks for determining drawing power. Considering the difficulties of larger borrower की डिफिकल्टी के लिए स्टॉक स्टेटमेंट को रिले करना पड़ेगा। स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर रिले करना पड़ेगा बाय अपन बाय बैंक्स फॉर द डिटरमिनिंग ड्राइंग पावर शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ। ठीक है, लार्जर बोरोवर के लिए डिफिकल्टी नहीं ना होने के लिए बैंक क्या करेगा? रिले करेगा किसके ऊपर? क्या किसके ऊपर? जो स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर रिले करना पड़ेगा। वो जो स्टॉक स्टेटमेंट होगा वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statement older than 3 months is deemed as irregular। अगर उसका जो स्टॉक स्टेटमेंट है अगर वो 3 महीने से ज्यादा है तो उसी अकाउंट को वो इरेगुलर मानेगा, वो ड्राइंग पावर को वो इरेगुलर ही मानेगा। ठीक है, ऑडिटर्स कंसर्न, ऑडिटर क्या करेगा? The stock statement, quarterly returns and other statements submitted by the borrower to the bank should be scrutinized in detail। जो भी स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न और अदर स्टेटमेंट जो भी सबमिट करेगा, कौन सबमिट करेगा? बोरोयर सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा? बैंक को सबमिट करेगा। और जब जो सबमिट करेगा उसको स्क्रूटिनाइज कौन करेगा? उसको डे टू डे उनको साइज कौन करेगा? वो ऑडिटर करेगा इन डिटेल। द ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड बाय बोरोयर शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज होगा। द मंथली स्टॉक स्टेटमेंट बाय द मंथ स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द मंथ फॉर व्हिच द ऑडिटेड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड शुड बी कंपेयर्ड एंड रीजंस फॉर डेविएशन। अगर मंथली स्टॉक स्टेटमेंट और एनुअल स्टॉक स्टेटमेंट अगर वो दोनों अलग अलग आए, अगर मंथली स्टॉक स्टेटमेंट को मिलाकर इतना आता है और एनुअल स्टॉक स्टेटमेंट में इतना आता है, अगर वो उन दोनों के में कुछ डेविएशन आता है, उन दोनों में कुछ अगर डेविएशन आता है तो रीजन, तो ऑडिटर क्या सीख करेगा कि वो उसका रीजन क्या है, क्यों वो डेविएशन आया। इफ एनी शुड बी असर्टन, अगर कुछ रीजन है तो उसको वो असर्टन करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ अ डीपी। Computation of a DP मतलब drawing power. It needs to be ensured that the drawing power is calculated as per the extant guidelines formulated by the board of directors of the respective bank and agreed upon by the concerned statutory auditor। ठीक है, क्या बोल रहा था? जो ड्राइंग पावर है कौन कैलकुलेशन करेगा? ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइन फॉर्मुलेटेड बाय बीओडी। बीओडी के फॉर्मुलेटेड हुआ होने जो बीओडी के द्वारा जो फॉर्मुलेटेड किया गया था, जो गाइडलाइन जो फॉर्मुलेटेड किया गया था उनके अकॉर्डिंग ड्राइंग पावर कंप्यूटेशन होगा एंड एग्रीड अपॉन बाय द कंसर्न स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी वो कंप्यूट करेगा, एग्री करेगा। स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर। ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाएगा किसके लिए? सन्ड्री क्रेडिटर के लिए। आपके पास प्रॉपर सन्ड्री क्रेडिटर है या नहीं? आपके जो सन्ड्री क्रेडिटर है अगर वो करंट लायबिलिटी कुछ अगर करंट एसेट से ज्यादा हो गए तो जो है उनको स्पेशल कंसिडरेशन देगा। क्या वो सन्ड्री क्रेडिटर क्या आपके पास सही में है या आप झूठ के हैं, सब कुछ दिखाया जाता है। क्या आपके जितना भी है उतना दिखा रहे हो या कम दिखा रहे हो, ये सब कुछ जो सन्ड्री क्रेडिटर है उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। स्टॉक ऑडिट क्या कहता है? स्टॉक ऑडिट शुड बी carried out by the bank for all accounts having funded exposure for more than 5 crore। अगर कोई भी बैंक अगर 5 करोड़ से ज्यादा लोन देता है तो वो स्टॉक ऑडिट करवाता है। ठीक है, अगर कोई भी बैंक अगर 5 करोड़ से ज्यादा लोन देता है तो वो स्टॉक ऑडिट करवाता है। ऑडिटर्स कैन ऑल्सो एडवाइस फॉर स्टॉक ऑडिट इन अदर केस इफ द सिचुएशन वारंट्स द सेम।
ऑडिटर भी एडवाइस करता है स्टॉक ऑडिट के लिए, अगर सिचुएशन चाहता है तो वो स्टॉक ऑडिट करवाता है। Branches should obtain the stock audit report from lead bank in the cases where the bank is not leader of the consortium of working capital। अगर वो जब कंसोर्टियम में लोन दिया जाता है, जब कंसोर्टियम एडवांसमेंट जब लोन दिया जाता है, अगर उनमें से कोई भी बैंक अगर लीड बैंक नहीं हुआ, तो अगर वो लोन देता है तो वो क्या करेगा कि वो भी स्टॉक रिपोर्ट मंगवाएगा, किससे? लीड बैंक से वो स्टॉक ऑडिट भी करके स्टॉक रिपोर्ट भी मंगवाएगा। ठीक है, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्टॉक ऑडिटर शुड बी रिव्यूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट एंड स्पेशल फोकस। जो भी स्टॉक ऑडिट किया होगा वो स्टॉक ऑडिट के द्वारा जो स्टॉक ऑडिट किया होगा उनको क्या करेगा? स्पेशल फोकस भी दिया जाएगा। शुड बी रिव्यू ऑल, एक बार रिव्यू भी होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ एडवांसेस। ऑडिट ऑफ एडवांसेस में क्या आता है देखिए, in carrying out audit advances, the auditor is primarily concerned with the obtaining evidence about the following। एडवांस को ऑडिट करने के लिए जो एविडेंस लगेगा वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कैसे वो एडवांसेस जो बैंक जो एडवांस दिया है तो उसको ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा, कैसे कौन सा एविडेंस कलेक्ट करेगा जिसके वजह से वो उसी एडवांस को ऑडिट कर पाए। ठीक है, amounts included in balance sheet in respect of advance which are outstanding at the date of balance sheet। वो देखेगा कि जो अमाउंट एडवांस है क्या उसी एडवांस दिया हुआ है कि बैलेंस शीट डेट को क्या वही अमाउंट आउटस्टैंडिंग है या नहीं, उसको चेक करेगा। एडवांस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक। जो भी एडवांस दिया गया है, जो भी एडवांस अमाउंट दिया गया है बैंक के द्वारा, वो क्या है? वो ड्यू टू बैंक होना चाहिए। मतलब उसके जो एडवांस को रिसीव करने का राइट किसका है? बैंक का ही होना चाहिए, ड्यू टू बैंक होना चाहिए। वो जो पैसा देगा वो बैंक को ही पैसा देगा। ठीक है, जो बोरोवर जो पैसा देगा वो बैंक को ही देगा। अमाउंट ड्यू टू बैंक आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल टू द नेचर ऑफ एडवांसेस। जो अभी एडवांस दिया गया है उसके एगेंस्ट में कुछ जो लोन डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, जो अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो भी होना चाहिए। ठीक है, देयर आर नो ऑन रिकॉर्डेड एडवांस, वहां पर कोई भी ऑन रिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए। The stated basis of valuation of advances is appropriate and properly applied, and the recoverability of advances is recognized in their valuation। एडवांस का प्रॉपर वैल्यूएशन भी होना चाहिए और प्रॉपर रिकवरेबिलिटी, और उनका जो रिकवरेबिलिटी वो रिकॉग्नाइज हो रहा है या नहीं उसको भी वो देखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? The advances are disclosed, classified and described in accordance with the recognized accounting policy and practices। एडवांस को डिस्क्लोज किया जाएगा अकॉर्डेंस विथ उनका जो सिक्योरिटी वाइज हो गया, कि सेक्टर वाइज हो गया, कि प्रूडेंशियल नॉर्म के बेसिस में हो गया, उसको वो क्लासिफाई करेंगे और उनको वो डिस्क्लोज करेंगे और प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी में रिकॉग्नाइज उनको करेंगे। अप्रोप्रिएट प्रोविजन टुवर्ड्स एडवांसेस हैव बीन मेड एज पर द आरबीआई। जो भी अप्रोप्रिएट प्रोविजन होगा एडवांसेस के लिए वो भी उनके लिए बना होना चाहिए। ठीक है, उसके और एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए क्या होना चाहिए, जो भी अकाउंट्स जो भी अमाउंट एडवांस दिया हुआ है वो बैलेंस शीट डेट पर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, और जो भी आउटस्टैंडिंग एडवांसेस है वो ड्यू टू बैंक भी होना चाहिए, और उनके लिए जो भी एडवांस दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में लोन डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए।
उसके अगेंस्ट में एप्लीकेबल कोई भी एडवांस डॉक्यूमेंट, एडवांस देने के एडवांस जो दिया हुआ है कोई भी डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल, जिस एप्लीकेबल होना चाहिए उसी एडवांस के लिए वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी वहां पर ऑन रिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर वैल्यूएशन भी होना चाहिए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए, प्लस प्रॉपर रिकवरेबिलिटी और उनके लिए रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए। और उसके बाद आता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर प्रोविजन भी होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्क्लोज भी होना चाहिए। मतलब सिक्योरिटी वाइज अलग से दिखाएंगे, सेक्टर वाइज अलग से दिखाएंगे, और प्रूडेंशियल नॉर्म के वाइज अलग से दिखाएंगे, वो ऐसा ही दिखाएंगे। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएट प्रोविजन, वो स्टैंडर्ड एसेट के लिए कितना प्रोविजन, सब स्टैंडर्ड एसेट के लिए कितना प्रोविजन, डाउटफुल के लिए कितना प्रोविजन, डाउटफुल 1 के लिए कितना, डाउटफुल 2 3 सब लॉस एसेट उनके लिए सब कितना कितना प्रोविजन होगा, उनके भी वो प्रोविजन को भी वो देखेगा। ठीक है। The auditor can obtain sufficient appropriate audit evidence about advances by study and evaluation of internal control relating to advance, and by इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करके वो ऑडिटर क्या करेगा, अब एविडेंस को कलेक्ट करेगा कि इनका इंटरनल कंट्रोल इतना ही स्ट्रांग है तो उतना हम एविडेंस मंगवाएंगे, इतना ही उनका इंटरनल कंट्रोल को देखेगा। ठीक है। एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, जो भी अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है उनका वैलिडिटी चेक करेगा, क्या वो सही है। एग्जामिनिंग लोन डॉक्यूमेंट, क्या वो लोन डॉक्यूमेंट सही में लोन डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं या नहीं, उनके जो लोन डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं। रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, जो अकाउंट ऑपरेशन करने के लिए जो भी अकाउंटेंट है उनके पास जाकर देखेंगे कि जो अकाउंट है वो करेक्टली ऑपरेट होते हैं या नहीं। एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस और एनफोर्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी उसके पास है वो उसका जो जो एसेट है, बैंक के पास जो एसेट है, जो बोरोयर गिरवी रखकर एसेट को बैंक के पास वो पैसा लेता है और एडवांस लेता है, वो जो एसेट है उसका एग्जिस्टेंस, उसका वैल्यूएशन, उसका जो कंडीशन वो सब सही है या नहीं, उसका वैल्यूएशन सही है या नहीं, उसको भी वो चेक करेगा। तो कैसे चेक करेगा, ये सब इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है। चेकिंग कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म, वो जो बैंक जो प्रोविजन लगाया हुआ है, बैंक जो जो क्लासिफिकेशन एसेट को, जो एडवांसेस को जिस तरह की क्लासिफिकेशन किया हुआ है, क्या वो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया हुआ है या नहीं, उसको भी वो चेक करेगा। ठीक है। कैरिंग आउट अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर, और उसके बाद वो एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा। ठीक है। In carrying out his substantive procedure, the auditor should examine all large advances, while other advances may be examined on a sampling basis. The accounts identified to be problem accounts, however, need to be examined in the detail unless the amount involved in insignificant. क्या करेगा, वो अकाउंट्स को कैसे चेक करेगा, सैम्पलिंग बेसिस में चेक करेगा। अगर वो सैम्पलिंग बेसिस में चेक करेगा, द अकाउंट्स आइडेंटिफाइड टू द प्रॉब्लम अकाउंट्स हाउएवर नीड टू बी एग्जामिन्ड इन द डिटेल अनलेस द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन इनसिग्निफिकेंट, वो जब जिस अकाउंट पर प्रॉब्लम आएगा उसको वो डीपली चेक करेगा। ठीक है, एग्जामिन करेगा। एडवांसेस व्हिच आर सैंक्शनड ड्यूरिंग द ईयर व्हिच आर एडवर्सली commented by RBI inspection team, concurrent auditor, banks internal inspection, it should be generally be included in the auditor's review। जो एडवांस दिया गया है, जो सैंक्शन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, अगर उसको आरबीआई के जो इंस्पेक्शन टीम है और कॉन्करेंट ऑडिटर है और इंटरनल इंस्पेक्शन में अगर उनको एडवर्स दिखाया गया है तो उनको वो जो ऑडिटर है उनके लिए वो एक रिव्यू भी देगा ऑडिटर रिपोर्ट में, और एक रिव्यू भी देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इंटरनल कंट्रोल और इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करेंगे। तो आज के लिए इतना। सो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू। हाँ, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।